अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद सलमान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्टॉक गाला। मार्केट की सूरत हाल कल 257 पॉइंट्स माइनस थी और आज जो है मार्केट ने रिकवरी की। जो कल 257 पॉइंट्स नेगेटिव थी, आज 296 पॉइंट्स प्लस रही है। 100 इंडेक्स की बात हो रही है। अभी वॉल्यूम्स के ऊपर भी बात करते हैं। हमें यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें इलेबरेट करने की ज़रूरत है। मैं आज कोशिश करूँगा कि मैं जान सकूँ जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो कि स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, उनके क्या तासुरात हैं। ख़ास तौर पर इस वक्त की जो सूरत हाल डेवलप हो रही है पाकिस्तान की मईशत की, अगर हम बात करें तो ओवर हीटिंग की सिचुएशन नज़र आ रही है। तमाम के तमाम पाकिस्तानी जो कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। फूड इन्फ्लेशन के नंबर्स देख लें। लेकिन इसके साथ साथ जैसे कल हमने बात की थी कि पेट्रोल प्राइसेस, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में कुछ स्ट्रेस हुई है, कुछ डिप्रेशन नज़र आ रहा है इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस के हवाले से। तो कल यानी आज 1 दिसंबर है और पाकिस्तान में जो इंटरनेशनल मार्केट की प्राइसेस कम हुई हैं, तो उसकी जो लेवी है उसको बढ़ाने के हवाले से जो कहा जा रहा था, प्लानिंग की जा रही थी एक्चुअली कि 4-4 रुपये करके बढ़ाएंगे, उसको शायद एडजस्ट कर दिया गया है इस महीने। जो अभी 15 दिन के लिए जो 15 दिन के लिए जो कीमतें हैं उसको बराबर रखा गया है, उसी तरीके से मेंटेन किया गया है। इस हवाले से देखना है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी पहले के मईशत के हवाले से क्या देखते हैं। स्टॉक मार्केट की जो चढ़ाई और उतराई है या बुलिश जोन के अंदर रहती है मार्केट, उसके हवाले से देखना है। ये जो साइड बाउंड की रेंज आ जाती है स्टॉक मार्केट के अंदर, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो कि इन्वेस्ट करते हैं खासतौर पर स्टॉक मार्केट में या कमोडिटी आइटम्स के अंदर, वो क्या इस हवाले से अपने तासुरात रखते हैं। मेरे साथ मुझे टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया दुबई से ताहिर सिलोज, ओवरसीज़ पाकिस्तानी। अस्सलाम वालेकुम ताहिर साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलमान साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सर बहुत शुक्रिया। मैं तो एज एन ओवरसीज़ पाकिस्तानी इन्वेस्टर आपको मेरे लाइन पर मदऊ किया। मैं देखता हूं कि आपके क्या तासुरात हैं। इस हवाले से मुझे आपका तासुर जानना है, आपका तजिया जानना है कि पाकिस्तान की जो इस वक्त ओवर हीटिंग की पोजीशन है मईशत की, यहाँ के पाकिस्तानी अवाम तो बिलबिला उठी है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी क्या सोच रहा है इस हवाले से? सर देखिए, ओवरसीज पाकिस्तानी अगर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से तो देखिए अभी ओवरसीज पाकिस्तानी मेंटली तौर पर ये तो रेडी है कि वो पाकिस्तान जाके प्रॉपर्टी के अंदर बिजनेस या किसी और सेक्टर में बिजनेस के लिए तो मेरे ख्याल में मेंटली रेडी नहीं है। तो इनको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो एक बेहतरीन तरीका दिया है, जो बहुत ही अच्छा, ये आरडी अकाउंट, रोशन डिजिटल अकाउंट, ठीक है। इसके अंदर डॉलर वाला अकाउंट भी है, नॉर्मल भी है। अगर किसी को सिर्फ और सिर्फ इसमें डॉलर अकाउंट खोलना है तो वो इसके ऊपर भी बैठ के इंटरेस्ट यहाँ पर बैंक से ज्यादा उसको मिल रहा है, ठीक है। दूसरा, अगर वो रोशन डिजिटल पे नहीं जाता और स्टॉक मार्केट की तरफ आता है तो देखिए ओवरसीज पाकिस्तानी जो है ना, वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए आ रहा है। जबकि आप अगर रेगुलर मार्केट में देखें या आप अगर अपने पाकिस्तान में उठा के देखिए तो लोगों का कॉन्सेप्ट है ही नहीं इन्वेस्टमेंट का। जब स्टॉक मार्केट गिरती है तो एक साउंड आता है कि इन्वेस्टर का करोड़ों डूब गया, लेकिन उसमें इन्वेस्टर कौन है? ये इन्वेस्टमेंट तो नहीं होती ना कि आपने आज शेयर खरीदा और कल उसका प्रॉफिट चाहिए, या आज खरीदा आज ही बेचना है। इन्वेस्टमेंट प्लानिंग लोगों के पास नहीं है। लेकिन जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो बाकायदा कंपनियों की बैलेंस शीटें देख के, कंपनियों के सारी प्लानिंग देख के, लाइक आप देखें, आपके सामने गनी ग्लोबल ग्रुप आए दिन कोई ना कोई प्रोग्रेस दिखा रहा है और बता रहा है कि मैं ये भी करने जा रहा हूं, मैं वो भी करने जा रहा हूं। लकी आपके सामने है, सैमसंग का प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका, उसके बड़े बड़े हाउसेस से रेट आ चुका 1200 रुपए। अब ओवरसीज पाकिस्तानी जो है ना, वो इन चीजों के ऊपर रिलाई करता है और वो उस हिसाब से देखता है कि मैंने अब 10 साल के लिए ये चीजें लेके छोड़नी है और ये नीचे जाएगा, मैंने और ले लेना है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो लोकल्स हैं वो क्या करते हैं, वो एक तो बेचारे आते हैं बगैर इंफॉर्मेशन के और इन चीजों के आ रहे हैं, गाइडलाइंस नहीं है, आते हैं 10 लाख लेके आते हैं तो 10 लाख के शेयर्स खरीद लेते हैं जैसे वो कल 20 लाख हो जाएगा। तो दिस इज नॉट द, मतलब ये किसी भी सेंस ऑफ व्यू, मतलब इसका है ही नहीं कि ये इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है। मतलब आप 10 लाख लाए, आपने 10 लाख के शेयर खरीद लिए, देन आप कहते हो कि हम डूब गए, स्टॉक मार्केट गलत। देखिए, स्टॉक मार्केट बहुत जबरदस्त जगह है जहां पर अगर आप प्लानिंग से चलें तो आप अच्छा गेन ले सकते हैं। लेकिन इन्वेस्टर, अगर आप डेली बेसिस के ऊपर कमाने के लिए आ रहे हैं, एक तो डेली बेसिस वाला इन्वेस्टमेंट प्लान है ही नहीं, वो तो डेली बेसिस है, आप आए, कमाया, नहीं कमाया, गवा दिया, चले गए। ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो, अभी आप देख ही रहोगे फिगर्स जो आ रहे हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी की बाइंग आपके सामने होती है जी जी। और
वॉशरन डिजिटल अकाउंट ओपन होने के बाद पाकिस्तान के जो लोग बाहर मुल्कों में रहते हैं वो पहले बहुत कोशिश करते थे। जैसा मैंने भी अकाउंट खोला 2021 जनवरी में, जी जी, पहले बहुत हम लोग कोशिश करते थे कैसे खोले, नहीं पहले पाकिस्तान आओ अकाउंट खोलो, आपके नाम पर अकाउंट नहीं बन सकता, आपका वो अकाउंट बनेगा नॉन रेजिडेंस पाकिस्तानी बनेगा, उसके ऊपर अकाउंट, स्टॉक एक्सचेंज में अकाउंट खोलने में पहले बहुत परेशानियां होती थी। लेकिन ये आरडीए अकाउंट ओपन होने के बाद ओवरसीज पाकिस्तानियों को बहुत इजी हो गया है। और आप मोस्टली ओवरसीज की होल्डिंग्स देख लें तो एंग्रो फर्टिलाइजर जैसे शेयर्स में होगी जहां से डिविडेंड मिलता है, तो उनको बिल्कुल टेंशन नहीं होती कि उनका शेयर्स नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है। उनको हर 3 महीने में, 6 महीने में, साल में डिविडेंड उनके कैश अकाउंट में आ रहा है। दे आर वेरी हैप्पी। वो मालूम है कि ये कंपनी के अगर फंडामेंटल्स ठीक है, एंग्रो इज अ बिग ग्रुप, एंग्रो का शेयर्स नीचे जाता है, दैट इज नॉट जस्टिफाइड कि हम डूब गए, हम मर गए। कंपनी है, एक कंपनी लाइक हेस्कोल डूब गया, हेस्कोल डूब गया, दैट इज रॉन्ग, आपने गलत इन्वेस्टमेंट की, आपने उसको पढ़ा नहीं, आपने रीड नहीं किया, वो डूब गया। बट एंग्रो काइंड ग्रुप हो गए, मुगल स्टील हो गई, या दूसरे जो स्टील कंपनीज है, INIL है, INIL जिस रेट के ऊपर अभी चल रहा है, दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टमेंट। बट अगेन जो मैं आपकी बात को अंडरस्टैंड कर सका हूँ वो ये कि पाकिस्तान के अंदर यहाँ पर लोग जो मौजूद हैं, इन्वेस्टर्स कहा जाता है, लेकिन उनका इन्वेस्टमेंट माइंडसेट नहीं होता है। वो जस्ट दे कम फॉर कि उनको जस्ट ट्रेडिंग करनी है, एक दिन में पैसा लगाया तो दूसरे दिन उनको प्रॉफिट टेकिंग करनी है। इज इट व्हाट आई अंडरस्टैंड? एग्जैक्टली यही मेरा पॉइंट है, यही आवाम को एजुकेट करने की जरूरत है कि यहाँ पर देखिए, एक तो देखिए कॉमन सेंस और कॉमन एक चीज जो पाकिस्तानियों के अंदर राइज हो चुकी है जहनों में कि स्टॉक मार्केट जो है यहाँ पर पैसा बर्बादी की जगह है, यहाँ से कोई आके नहीं जाता, बर्बाद करके जाता है। तो रीजन तो कोई नहीं बताता लोगों को कि इसका रीजन के लोग आते हैं यहाँ पर डबल करने के लिए। देखिए एक कॉमन सेंस है, अगर स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस टू डबल योर मनी, है ना, लोग ये दुकानों पे दुकानें खोलना बंद कर देंगे, नौकरियां करना छोड़ देंगे। ठीक है ताहिर साहब, मुझे अगर मैं अगर आपसे होलिस्टिक पिक्चर ले सकूं, आपके साथ अगर मैं आपका तर्जिया ले सकूं एज एन ओवरसीज पाकिस्तानी, आपने एक चीज़ तो बता दी कि यहाँ पर ये थोड़ा सा फ्लॉ है पाकिस्तान के जो लोग हैं, लेकिन अगर हम इन द लार्जेस्ट स्पेक्ट्रम देखें, ओवरसीज पाकिस्तानी जो इस वक्त करंट पाकिस्तान की जो मईशत है, जिसमें अगर हम देखें कि यहाँ पे फूड इन्फ्लेशन के नंबर्स हैं, उसके अलावा दूसरी जो चीज़ें SPI इंडेक्स है वो अगर आप देख सकें, उसके ऊपर अगर आप तरजिया देना चाहें, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे कि ओवरसीज पाकिस्तानी क्या फील्स हैप्पी ऑन दिस पर्टिकुलर, या उसको भी कुछ परेशानी लाहक है इस हवाले से? नहीं, देखिए ओवरऑल जो पाकिस्तान में अभी इस वक्त चल रहा है, जी जी, ठीक है, मतलब पाकिस्तान में महंगाई बहुत ज्यादा हो रही है। तो आप बिलीव करें, आप अगर किसी दिन लाइव इंटरव्यू आके ओवरसीज में किसी भी मुल्क में, दुनिया में, US, कनाडा, जहां भी अगर आप चले जाएं, चाहे उस बंदे का किसी भी उसका थ्योरी किधर की भी हो, किसी भी सियासी पार्टी से वो ताल्लुक रखता हो, वो आपको बताएगा सर जहाँ मैं रह रहा हूँ यहाँ भी महंगाई बहुत हो रही है, सर जहाँ मैं रह रहा हूँ यहाँ पर भी मेरी सैलरी मुझे कवर नहीं कर पा रहा हूँ, सर जहाँ मैं रह रहा हूँ यहाँ भी इश्यूज हो रहे हैं। देखिए सर, एक तो कॉमन चीज है सोचने की, जब कोविड-19 आया है, ठीक है, आपको पता है उसके बाद सर दुनिया की हालत बुरी हुई है, ठीक है, हर जगह की महंगाई हुई है, हर जगह आपको पता है ये जो फ्रेट चार्जेस वगैरह, कंटेनर के चार्जेस वगैरह बहुत इंक्रीज हो चुके हैं। कराची पोर्ट पर भी अभी जो हम लोग इंपोर्ट वगैरह जो करते हैं वहां से यहाँ पर बैठ के, तो पोर्ट के ऊपर कंटेनर की जगह नहीं मिल रही होती है, कितनी लेट कंटेनर आता है और उसके चार्जेस भी ज्यादा होते हैं। तो वो ओवरऑल कॉस्ट बढ़नी है। देखिए ये आप जो बता रहे हैं कि कॉस्ट बढ़ गई हो गया, ओवरसीज को मालूम है, वो बाहर बैठा हुआ, वो रियलिटी तो उसको मालूम होती है कि यार रियलिटी तो है, ठीक है। और ओवरसीज पाकिस्तानी जो बैठा हुआ, देखें अब वो पहले जो रेट बेचता था अब उसको डबल रेट मिल रहा, मतलब पहले अगर 1000 दिरहम में बेचता था 45,000 मिलते थे यहाँ पर, अभी वो 47,000 मिल रहे हैं। ये इतना बड़ा वो चेंज नहीं है सर। लोग इस बात को देख के बहुत वो करते हैं कि ओवरसीज के मजे लग गए। सर जो वो 1000 दिरहम बेच रहा है, वो पहले यहाँ पर घर पे 45,000 मिलते थे, अब 48,000 मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर अब यूज तो ज्यादा हो गया ना, दूध के रेट बढ़ गए, खाने पीने के, तो उसके फैमिली को तो वो 1000 दिरहम अब पूरा नहीं हो रहा है। मतलब अगर मैं इसको मैं अगर क्लब कर सकूं चीज को, आप भी ये कह रहे हैं कि जो ये जो इन्फ्लेशन के नंबर्स हैं, खासतौर पर फूड इन्फ्लेशन की जो नंबर्स है, ये अक्रॉस द ग्लोब इसका इफेक्ट आया है। इज इट? बिल्कुल ऐसे
से 101% सर। ओके, अच्छा मुझे अब ये बताइएगा कि ओवरसीज पाकिस्तानीज कितना कॉन्फिडेंट है पाकिस्तान की जो इस वक्त स्टॉक मार्केट की पोजीशन है। मैं लास्ट में बस आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो करंट मार्केट सिनेरियो है स्टॉक मार्केट का, कि किस तरीके से मार्केट अप एंड डाउन का शिकार है। कुछ यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि स्पेकुलेशन भी हैं, तो उस हवाले से पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के अंदर ओवरसीज पाकिस्तानी कितना इंटरेस्टेड दिखाई देता है? सर देखें, ओवरसीज पहले जो एक बात बताई कि वो इन्वेस्टर है, ठीक है, दे आर स्प्लिट, उनको कोई टेंशन नहीं। देखिए इस वक्त अगर कोई एक आम आदमी भी मुआवजा करता है 2015 या 16 की जो मार्केट थी जिसके अंदर ये गंदारा वगैरह 1,000 के ऊपर थे और दूसरे शेयर्स थे, आज वो 70 समथिंग का GHNL है, ठीक है, और GHNL 2022 के अंदर नई गाड़ी ये जो करने जा रहा है लॉन्च, ये सारा डेटा ओवरसीज के पास वो लोग कलेक्ट करके रखते हैं कि यार व्हाट एवर शेयर 50 रुपए भी जा रहा है, नो प्रॉब्लम, मेरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, उसको मार्केट से कोई डर नहीं है। क्योंकि देखिए वो हर महीने अपनी सेविंग करता है और हर महीने जो सेविंग करता है उससे उसको नीचे से फिर बाइंग बैक कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान वाले लोग क्या करते हैं, वो 10 लाख लेके आते हैं और पूरा 10 लाख लेके स्टॉक मार्केट में इंटर हो जाते हैं और मतलब लेवरेज में ज्यादा काम करते हैं यहाँ के लोग। सबसे बैड मैं आपके चैनल के थ्रू रिक्वेस्ट करना चाहूंगा तमाम पाकिस्तानियों से जो पाकिस्तान में भी है, मेरे ख्याल में ये तो नहीं कर रहे हैं, ओवरसीज वाले नहीं कर रहे हैं, लेवरेज के अंदर जो काम कर रहे हैं, जो फ्यूचर के अंदर काम कर रहे हैं, सर यकीन माने कि वो लोग रुल जाते हैं। फ्यूचर वाले सर, अगर आपको कुछ पता ही नहीं है, स्क्रिप्ट का पता ही नहीं है, आपको उसके फ्यूचर का नहीं मालूम और आप फ्यूचर में काम करने चले गए, सही है, आपने ब्रोकर से 4-4 लाख क्रेडिट ले लिया, बाद में घर का सामान बेचना पड़ता है, सही है। ये सबसे बैड चीज है जो समझानी है कि स्टॉक मार्केट में आप आए हो, अपने पैसों से खेल सकते हो, खेलो, उधार में काम नहीं करो, उधार में काम नहीं करना है। बहुत शुक्रिया ताहिर साहब, आपका वक्त पड़ेगी इंशाल्लाह फिर आपके साथ इस हवाले से गुफ्तगू होगी। हम ये चाहेंगे कि हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जिस तरीके से वो अपना इंटेंट शो कर रहे हैं वो पाकिस्तान में इसी तरीके से अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो लेकर आते रहें। प्रोग्राम में मुझे एक वक्फा शामिल करना है, वक्फे के बाद हाजिर होंगे और मुझे ज्वाइन करेंगे स्टूडियो में शहरियार भट्ट साहब हमारे साथ अक्सर मौजूद होते हैं, उनके साथ हम ज़रा ओवरसीज़ पाकिस्तानी के हवाले से बात करते हैं और पाकिस्तान की इस वक्त करंट मईशत के ऊपर भी बात करते हैं। प्रोग्राम में एक वक्फा शामिल करते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदेद। मेरे साथ स्टूडियो में मुझे ज्वाइन किया है शहरियार भट्ट साहब ने, पोर्टफोलियो मैनेजर हैं, स्टॉक मार्केट के ऊपर नज़र रखते हैं, इकोनॉमी को भी अंडरस्टैंड करते हैं, इनसे हम गुफ्तगू करते हैं। आपने भट्ट साहब वेरी वार्म वेलकम टू द शो। आपने मौक़िफ़ सुना ताहिर सलोर साहब का, आप क्या समझते हैं कि क्या वाकई ही ये चीज़ एग्जिस्ट करती है पाकिस्तान में, जो इन्वेस्टमेंट का माइंड सेट है, क्या उसमें फ्लॉज वाकई ही हैं या लोग तो पाकिस्तानी बहुत सारे लोग यहाँ से पैसा कमा रहे हैं बैठ के? देखिए एक्चुअली हमारा जो माइंड सेट है, जो हमारी सोसाइटी है, वो बहुत ही शॉर्ट टेम्पर के लोग हैं, हम लोग शॉर्ट टेम्पर्ड हैं। एग्जैक्टली। अगर अब आप देखें, हमारी जो प्रॉपर्टी के ऊपर भी या रियल एस्टेट पे भी लोग जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो भी अब तो ये है कि 4 महीने में 3 महीने में प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। अब इस तरह की गैम्बलिंग हो रही कुछ सोसाइटीज़ में कि 1 डे पेमेंट का आप प्लॉट लेने जाते हैं तो अलग उसके रेट्स हैं और नेक्स्ट डे जाते हैं तो फिर वो नेक्स्ट डे का अलग है, 40 डेज का अलग रेट उसका है। तो इस तरह की गैम्बलिंग चल रही है, इस तरह की स्पेकुलेशन हर जगह होती है। इस माइंडसेट को किस तरीके से तब्दील किया जा सकता है? देखिए इस तरह के माइंडसेट पॉलिसी से चेंज होते हैं, ये इस तरह से रातों रात चेंज नहीं होते। हमारी सोसाइटी में जिस तरह की बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की है इसके ऊपर, ये तो गवर्नमेंट को इस तरह की पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी। और हमारी स्टॉक मार्केट में आपने जो लिवरेज की बात की, जो प्रोडक्ट्स है, लिवरेज के ऊपर पूरी दुनिया में काम होता है। ऐसा नहीं है कि इसको एकदम से बुरा कह देना, बिल्कुल भी सही नहीं है। मेरे ख्याल में फ्यूचर ट्रेडिंग भी दुनिया में होती है और बहुत सक्सेसफुली हो रही है। लेकिन अगेन वो हर चीज की एक लिमिट होती है ना, एक लिमिट के अंदर और एक दायरे के अंदर रह के आप लिवरेज में भी काम कर ले, एक दायरे के अंदर है कि आप फ्यूचर में काम कर ले। अब ये नहीं हो कि आपके पास पोर्टफोलियो आपका 10 लाख का है और आपने 1 करोड़ की उसके अंदर लेवरेज के ऊपर काम कर लिया। नंबर 1 तो व्हाट आई वुड सजेस्ट तो ऑब्वियसली आई कैन नॉट डू दैट कि आपके ब्रोकरेज हाउसेस को भी थोड़ा सा इसके अंदर इंटरवीन करना चाहिए। देखिए डेफिनेटली होता है हर तरह से, और ये सबसे पहले क्लाइंट को खुद एजुकेट होना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट आपकी है, पैसे आप लगा रहे हैं, तो आपको खुद से एजुकेट होना पड़ेगा।
आप लोगों की सुनी सुनाई बातों में नहीं आओ कि अगर आपका कोई फ्रेंड है, अगर उसने लिवरेज में काम कर लिया, फ्यूचर में इतने लाख शेयर ले लिए थे, 50,000 शेयर ले लिए थे, प्रॉफिट अर्न कर लिया, तो आप भी इसी तरह से कर सकते हो। नहीं, आप इस तरह से नहीं कर सकते जब तक आप खुद एक्सपर्ट नहीं हो जाते इस चीज के लिए। तो यू ऑल हैव टू डू इज कि आपको पहले एक्सपर्ट होना है, आपको कंपनी की नॉलेज लेनी है, इन्फॉर्मेशन लेनी है, बैलेंस शीट्स खास तौर पर अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कंपनीज की। एग्जैक्टली, इन्वेस्टर्स को इतना इन चीजों के बारे में इतनी नॉलेज नहीं होती है और वो फिर इस तरह से नुकसान करते हैं। फिर जब थोड़े एक्सपर्ट हो चुके होते हैं तो उनके पास फिर पैसे नहीं होते उस वक्त। तो जरूरत इस अमर की है कि ज्यादा एजुकेशन ली जाए, एजुकेट हुआ जाए, और जैसा आपका प्रोग्राम इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं उनको कंटिन्यू उसके ऊपर जो है उस पर आके फायदा उठाया जाए। ज़बरदस्त सर। अच्छा चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मैं थोड़ी सी इकोनॉमी की बात कर लूँ। इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस कम हुई हैं और पाकिस्तान में प्राइसेस बढ़ाई नहीं गई हैं। 4 रुपये लेवी 4 रुपये जो बढ़ाने का प्लान था वो अभी इस वक्त कम से कम अगले 15 दिन के लिए उसको मौखर कर दिया गया है। आप क्या समझते हैं कि ये जो सस्टेन किया गया है या रिटेन किया गया है प्रीवियस रेट को, काफ़ी है या इस रेट को कम करने की ज़रूरत है यहाँ से? देखिए, हमारी सोसाइटी में जिस तरह की इन्फ्लेशन चल रही है और हमारे फ्यूल प्राइसेस जो हैं बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं हमारी इन्फ्लेशन के ऊपर। जी बिल्कुल, क्योंकि वंस आपके पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ गए लोकली, फिर हमने देखा कि आस्ता आस्ता जो है ग्रोसरीज भी महंगी होने शुरू हो जाती हैं, गारमेंट्स भी महंगा होना शुरू हो जाते हैं। इवन आप अगर किसी सब्जी वाले के पास या व्हाटएवर वो भी महंगी हो गई, आप बेकरी वाले के पास जाते हैं, वो अपनी ब्रेड भी महंगी कर देते हैं कि यार पेट्रोल महंगा हो गया। ठीक है, वो 135 का हो गया ब्रेड का पैकेट, मतलब कि जो 90 रुपए में मिलती थी चीज आज वो 140 रुपए में मिल रही है, तकरीबन 50 रुपए इंक्रीज। एग्जैक्टली, और ये हमारी प्रैक्टिस है कि नीचे नहीं आई। अब जिस तरह से बात की, लोग भी कहते हैं कि इंटरनेशनली महंगाई चली, इन्फ्लेशन पूरी दुनिया में और चीजें इस तरह से हर जगह महंगी, नो डाउट दुनिया में महंगी, लेकिन वहां पर जब रेट्स नीचे आएंगे, पेट्रोलियम प्राइसेस नीचे आएंगी, तो वहां पे दूसरी चीजें भी नीचे आएंगी। लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ऐसा है कि एक बार चीज अगर बढ़ गई है तो आपने बहुत कम ही देखा होगा। एग्जैक्टली मेरा पॉइंट यही था। चलिए आपने ये तो रिटेन कर लिया, आपने जो फ्यूल प्राइसेस थी, आपने एलपीजी की प्राइसेस के ऊपर बात ज़रूर की है कि हम कम करेंगे, लेकिन अभी तक कोई इसके हवाले से बात हुई नहीं है। हालांकि होना चाहिए था, क्योंकि इस वक्त अगर 12 किलो वाला जो सिलेंडर है वो तकरीबन 3,000 रुपये के ऊपर पहुँचा हुआ है, जो वही आज से साल पहले जो 700-800 रुपये में या 1100 रुपये में फील हो रहा था, आज वो 3,000 रुपये में कहाँ चला गया है, आपकी प्राइसेस कहाँ है। और फिर उसके अलावा आप अपनी जो एसपीआई है, जो इंडेक्स है आपका, उसमें भी आप देखें तो उसमें भी कोई कमी होने के चांसेस नहीं है। आटा, दाल, चावल, घी, कोई चीज़ के अंदर पैसे कम नहीं हुए अभी तक। देखिए, इसमें डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो इसमें जिनके अवामिल है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो एक तो इंटरनेशनल प्राइसेस हैं, ठीक है, जो प्राइस बढ़े हैं तो लोकली भी बढ़ाने पड़ते हैं। ठीक है, फिर इसके साथ साथ जब आप इंपोर्ट करते हैं तो आपको बढ़ाने पड़ेंगे, ये तो चीज अंडरस्टूड है। एग्जैक्टली, फिर यहाँ पे जो है ना लोकली जब पेट्रोलियम प्राइस बढ़ती है तो उससे इलेक्ट्रिसिटी प्राइस भी बढ़ता है, आपको पता है, ये बिल्कुल डायरेक्ट लिंक करती है ये चीज। एग्जैक्टली, और फिर कॉस्ट ऑफ बिजनेस बढ़ जाती है हमारे यहाँ बिजली खत्ते में सबसे ज्यादा महंगी है, ठीक है, और उसका इम्पैक्ट पड़ता है। और फिर इसके बाद फिर ये होता है हमारे यहाँ ब्लैक मार्केटिंग भी होती है बहुत ज्यादा, एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर्स भी बेतहाशा है। गवर्नमेंट अगर कुछ कर सकती है तो मेरे ख्याल में एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर जहाँ जहाँ है उनको कट करना चाहिए। अपनी जो इनकी गवर्नमेंट की जो एडमिनिस्ट्रेटिवली जो अमल दरामद गवर्नेंस जो है उसको बेहतर करने की जरूरत है और लॉ एंड ऑर्डर करने की जरूरत है कि चीजें को कंट्रोल में लिया जा सके। जो मिडल मैन का किरदार है यहाँ पे वो बहुत ज्यादा है, उसको कम करने की जरूरत है। अच्छा देखिए, हम यही बात कर रहे हैं ना कि इस चीज़ से, इन चीज़ों से महंगाई बढ़ रही है। आप ये देखिए कि कितना अफसोसनाक वाकया पिछले 2-3 दिनों में रूनुमा हुए कि एक ड्राइवर, रिक्शा ड्राइवर जो कि सहाफ़त के साथ एक शख्स ताल्लुक़ रखते थे, महंगाई से तंग आकर, बेरोज़गारी से तंग आकर उसने ख़ुदकशी कर ली। और इसी तरीके से कल भी एक इंसिडेंट हुआ, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो कराची में हुआ कि एक शॉपिंग मॉल के 3rd फ्लोर से एक शख्स ने, नौजवान शख्स जो कि 20, 21, 22 साल का नौजवान, उसने ऊपर से शायद 29 साल का था, इस तरीके से, शायद मुझे अभी वो एग्जैक्ट नंबर याद नहीं, बट एक नौजवान ख़ुदकुशी कर जाता है और गवर्नमेंट के सर पे जूं तक नहीं रेंगती है। बिल्कुल हमारे यहाँ पर किस किस चीज़ को हम मतलब एड्रेस कर सकते हैं यहाँ बैठ के? देखिए, ये तो वो वाक़यात हैं जो मीडिया पे रिपोर्ट हो रहे हैं। जी बिल्कुल, इसके अलावा ऐसे वाक़यात हैं जो कि रिपोर्ट ही नहीं हो रहे हैं, वो अंडर द कारपेट्स हैं। आपको नहीं पता कि इन्फ्लेशन बढ़ने से, महंगाई बढ़ने से पिछले कुछ 1 से 2 साल में किस कदर प्रॉब्लम्स में आ गए हैं, गरीब लोग किस कदर पिस रहे हैं। आप कतन आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि पाकिस्तान में अवाम का जो मेयार ज़िंदगी है वो कहाँ चला गया।
पॉवर्टी लाइन से नीचे लोगों की बहुत बढ़ गई है। तो ये चीजें हैं, इनको जरूर एड्रेस होना पड़ेगा, उनको कुछ कम करना पड़ेगा, नहीं तो सोसाइटी पे ये दूसरी चीजें असरअंदाज होंगी। आप देखेंगे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी खराब हुई है, आज भी एक किलिंग हुई है, जी ठीक है, और जो स्नैचिंग की वारदातें शहर में वो बढ़ रही हैं। और ये अगेन सारा इम्पैक्ट वही आता है कि जब आप महंगाई से तंग आएंगे, आप क्या करेंगे, आपके पास कमाने को कोई और जरिया नहीं है। एग्जैक्टली, जो पहले हमने देखा था कराची में हालात खराब थे बैक 5-6 ईयर्स बैक, जब जो थी वो उसमें कुछ पॉलिटिकल एलिमेंट्स भी थे, लेकिन अब जो दोबारा से एक नई लहर आई है, हम ये कहेंगे, तो इसमें एक बड़ा एलिमेंट है, वो भूख का एलिमेंट, जो पेट आपको ये करने में मजबूर कर रहा है। तो ये चीजें लामहला इस पे असर डालेंगी, बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है, तो गवर्नमेंट को जॉब्स क्रिएट करनी पड़ेंगी, अपनी ग्रोथ बढ़ानी पड़ेगी। कि शौकत तरीन साहब जो स्टार्टिंग में आए थे, वो जो कहते थे मैं ग्रोथ बढ़ाऊंगा, कि 6% से कम ग्रोथ से पाकिस्तान का गुजारा नहीं है, क्योंकि यूथ बहुत आ रही है और उनको जॉब्स चाहिए, और जॉब्स क्रिएट करने के लिए अभी अवेलेबल हैं, अभी अवेलेबल है ही नहीं मार्केट में, और जॉब्स क्रिएट करने के लिए हमें 6% एनुअल ग्रोथ लाजमी हिट करनी है, हमने उसको वो एक बात ये है कि जब आपके पास ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं होगा, आप वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं करेंगे अपने यंग इन्वेस्टर्स को या यंग एंटरप्रेन्योर्स को, और वो लोग जो कि काम करना चाहते हैं उनको आप अगरचे आपने प्लान तो शुरू किया है, जो आसान कर्जा देने का ये एहसास कर्जा प्लान आपने शुरू ज़रूर किए हैं, लेकिन उसका इफेक्ट जो है ना वो नज़र नहीं आ रहा है। अभी मैं इम्पैक्ट के ऊपर तो जा ही ना, इफेक्ट ही नहीं नज़र आ रहा है उसका। एक्चुअली अनफॉर्चुनेट हुआ है, गवर्नमेंट के कुछ प्लान से, कुछ अच्छे प्लान्स भी थे काफ़ी ज़्यादा, उन पे इम्पैक्ट होना चाहिए था। अब कामयाब नौजवान प्रोग्राम है, काफ़ी अरसे से पेंडिंग, जी मेरे ख्याल में अब तक इसको मार्केट हो जाना चाहिए था, ठीक है, रुक गया, सिर्फ और सिर्फ बातें ही हो रही हैं उसके ऊपर। अब नहीं, इसके ऊपर मीटिंग भी बहुत ज्यादा हो रही हैं, और सर वही बातें ही है ना, जब हम तो अगेन बात तो ये करते हैं ना, देखिए पेपर वर्क क्या है, आप फाइलों के कागज़ भर रहे हैं कि 1 मीटिंग 2 मीटिंग 10 मीटिंग 50 मीटिंग 100 मीटिंग्स कर ले, लेकिन जब तक जो एक कॉन्क्रीट रिजल्ट नहीं निकलेगा, क्या हमें कहना चाहिए कि इट्स वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी। आपकी एक काबीना की मीटिंग के ऊपर कितना खर्चा होता है, आप भी बेहतर जानते हैं, मैं भी बेहतर जानता हूँ। अगर मैं इसको हाईलाइट करने बैठूँ तो हम इसी से अंदाज़ा लगा लें कि हमारे इन मुशीरान ने, हमारे इन वज़रा ने कितनी आवाम की जो है ना वो दौलत इस्तेमाल की है इस हवाले से। देखिए, कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट लाने के लिए बहुत ज़्यादा होमवर्क करने की ज़रूरत होती है, और कोई जैसे आपसे ने काम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम आता है, ऐसा नहीं था कि आपने चुटकी बजाई और अब ये प्रोग्राम आपका आ गया। इसके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत थी, कैसर बंगाली साहब थे, पूरी कैबिनेट, जी बिल्कुल, ये सारी चीज़ें थी, इन लोगों ने मिलकर काम किया, दिन रात मेहनत की, तो फिर एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट खड़ा हुआ सामने। इसी तरह कामयाब नौजवान प्रोजेक्ट है, ये भी आया, लेकिन इसके साथ कुछ पॉलिटिकल इश्यूज भी होते हैं हमारे यहाँ पॉलिटिकल, एग्जैक्टली, मजबूर उनको अपोजिशन को भी देखना होता है, और फिर ब्यूरोक्रेसी को भी देखना होता है। मेरे ख्याल में इस गवर्नमेंट के साथ ये थोड़ा सा मसला हुआ कि ब्यूरोक्रेसी को ये समझ नहीं पाए अब तक, और कुछ हालात उस तरह के नहीं है, तो ये थोड़ी प्रॉब्लम्स हो रही थी। दूसरी चीज मैं जिसका जिक्र करना चाहूंगा, गवर्नमेंट ने काफी ज्यादा उम्मीद लगाई थी हाउसिंग स्कीम्स के साथ। जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जो गोल था, जो इनका ड्रीम था कि कितने लाख घर बना के देंगे, लाइक, तो वो पूरी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को आपने देखा कि इन्होंने मुसलसल पैकेजेस भी दिए, जी एमनेस्टी स्कीम्स भी दी, बावजूद इनके कि इन पे बहुत तनकीद हुई, और ये माजी में भी करते आए कि पिछली गवर्नमेंट को कि आप एमनेस्टी दे रहे हैं, चोर सारे आ जाएंगे, लाइक इस तरह की बातें हो रही थी। तो इन्होंने एमनेस्टी स्कीम्स भी दी, कंस्ट्रक्शन को काफी ज्यादा रिलीफ भी दिया, हमने देखा बजट में भी बहुत रिलीफ दिया, इनको ड्यूटीज भी माफ की गई, बट चूंकि इंटरेस्ट रेट दोबारा से बढ़ना शुरू हो गया, तो अब ये चीज दोबारा से मुश्किल होती जा रही है। और इस चीज का मुझे बहुत ज्यादा खदशा है कि अगर इंटरेस्ट रेट इस तरह से बढ़ता रहा, तो ये स्कीम जो इससे काफी ज्यादा उम्मीदें गवर्नमेंट को भी हैं, शहरियों को भी बहुत ज्यादा उम्मीद है, तो ये प्रोग्राम कहीं बीच में आके रोकना जाए। अच्छा ठीक है, मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा इसके ऊपर। हमारा जो इस वक्त जो करंट सिनेरियो डेवलप हो रहा है, जो इतनी एंग्जाइटी और इतनी अदम बर्दाश्त लोगों के अंदर बर्दाश्त भी नहीं है चीज़ों को, अगर कोई मुश्किल वक्त आ गया है तो उसको किस तरीके से खुद से टैकल करने की, हमारा नौजवान इस तरीके से बर्बाद हो रहा है। इसी यूथ की मिसाल देते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान दुनिया का ऑलमोस्ट नंबर 1 कंट्री है जहाँ पर 62 से 65% आपकी यूथ मौजूद है। इसको मोबिलाइज़ करने का क्या तरीका है कि गवर्नमेंट क्या ऐसे इक़दाम करे जिससे कि आपका जो पढ़ा लिखा यूथ है, जिससे आप काम ले सकते हैं, उनको कोई छोटा कारोबार खोल के दे दें कि भाई आप ये काम कर लें, उनके लिए कोई रोज़गार के मौके इस तरीके से तलाश करें कि जो वाइट कॉलर पीपल हैं, जो कि मतलब कि ये नहीं लेना चाहते 12,000 की इमदाद, वो कहते हैं कि हमारे लिए ये ठीक नहीं है, लेकिन वो घर के मामलात और परेशानी, इस चीज़ से बचने के लिए इसको कैटर कैसे किया जा सकता है?
देखिए दुनिया बहुत तेजी से तब्दील हो रही है, टेक्नोलॉजी का दौर है और टेक्नोलॉजी हर शोबे में आगे आ रही है और हमारी यूथ ने काफ़ी ज़्यादा करके दिखाया भी है ये। और हमारे जो यूथ है आईटी सेक्टर में फ्रीलांस, हमारे बच्चे बच्चियां बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पूरी दुनिया में, फ्रीलांस के तौर पे काम करते हैं। जितनी भी जो वेस्ट में और आपके यूरोप में जितनी भी ऐप्स बन रही हैं वो यहीं से बन के जा रही हैं। कॉल सेंटर के बिजनेसेस यहाँ से स्टार्ट हो रहे थे, तो आईटी के शोबे में हमारे नौजवान बहुत अच्छा सा काम कर रहे हैं और यही वजह कि आप देख रहे हैं हमारी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आई है हमारी आईटी एक्सपोर्ट में। 2 बिलियन से ऊपर की इंपोर्ट एक्सपेक्टेड है और काफ़ी अच्छे नंबर इस हवाले से भी आ रहे हैं और गवर्नमेंट को भी इससे काफ़ी उम्मीद है। गवर्नमेंट को भी मैं ये कहना चाहूँगा कि इस सिलसिले में आईटी के सेक्टर में जितनी हो सकती है आप इसके अंदर फर्दर सपोर्ट करें और रिलीफ दें टैक्सेस की शरह में, ताकि नौजवान जो है इससे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और बिजनेस कर सकें, अपने जॉब्स भी कर सकें और रेवेन्यू भी गवर्नमेंट के लिए कमा सकें। बेहतरीन सर। प्रोग्राम में मुझे एक वक्फा शामिल करना है, वक्फे के बाद आऊँगा और बात करेंगे जो सऊदी अरब से जो लोन हमें मिल रहा है एड की सूरत में, लोन ही हो गया अब ये, जिसके ऊपर हमें 4% सूद देना पड़ रहा है 3 बिलियन के ऊपर और 3.8% हमें सूद देना पड़ेगा डेफर्ड ऑयल पेमेंट्स के ऊपर। इसके ऊपर मैं ज़रा बात करूँगा। थोड़ा सा पिछले 2013 में भी हमें कुछ पैसे मिले थे सऊदी अरब से और उस वक्त करंट गवर्नमेंट का क्या रवैया था, जो करंट इस वक्त सेटअप है, उस वक्त वो अपोजिशन में थी और अब क्या रवैया है। प्रोग्राम में एक वक्फा शामिल करते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। शहरियार 2013 में 1.2 बिलियन डॉलर्स हमें सऊदी अरब से एज अ गिफ्ट मिले, गिफ्ट। और उस वक्त जो इस वक्त करंट गवर्नमेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उस वक्त अपोजिशन में थी, उन्होंने बड़ा बैन किया, उसके ऊपर बहुत शोर शराबा किया कि हमारी खुद मुख्तारी के ऊपर बात आ गई है और हमारा ये अब 3 बिलियन डॉलर्स हमें मिल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एज अ रिज़र्व। हम उसको रिजर्वाइज हम बनाएंगे उसको और उसके ऊपर हमें हर एक जो है ना 4% उसके ऊपर हमें सूद भी देना है। जो ये शराइत है, कड़ी शराइत है, इसके ऊपर अब क्या मतलब आप क्या समझते हैं कि अगेन इट्स अ यू टर्न पॉलिसी ऑफ द करंट गवर्नमेंट या इस वक्त वो नज़रिया ज़रूरत है? देखिए इस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी के बहुत बुरे हालात हैं जिस तरह, और हमें जो है हमारे रिजर्व्स कम होते जा रहे हैं। हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारी इकॉनमी में सपोर्ट के लिए, हमारी रिजर्व में सपोर्ट के लिए। और पहले गवर्नमेंट का क्या स्टांस था, क्या था इस सिलसिले में, तो मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता, इसके लिए तो हुकूमती नुमाइंदा ही इसके ऊपर कमेंट कर सकता है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि बट एज एनालिस्ट मैं आपसे, आपने जैसे फरमाया कि मईशत के हालात अबतर हैं और नज़र भी आ रहा है हमें, लेकिन जो मिनिस्टर्स हैं, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की बात कर लें या बात कर लें फाइनेंस एडवाइज़री कमेटी की, फाइनेंस एडवाइज़री जो एडवाइज़र्स हैं, ये जब बात करते हैं कहते हैं कुछ भी नहीं है, मईशत बिल्कुल ठीक है। क्या मतलब क्या करना चाह रहे हैं, आवाम से सच क्यों नहीं बोल रहे? देखिए मैं फिर यही कहूँगा, इसके ऊपर तो वही जवाब दे सकते हैं मैं, लेकिन एनालिस्ट आप क्या कहते हैं? एनालिस्ट मैं यही कहना चाहूँगा कि देखें आपने देखा कि सऊदी अरेबिया से हमारी बात बनी है, पिछले 3 दिन से डॉलर काफी मुस्तहकम है, 176 को क्रॉस कर चुका था। अगर सऊदी अरेबिया के पेमेंट यहाँ से फर्दर डिले होती तो हम इसको 180 से ऊपर इसी हफ्ते आप जाते 176.20 हाईएस्ट क्लोजिंग पाकिस्तान की तारीख की। एग्जैक्टली अगर आपका सऊदी अरेबिया से अगर आपके फौरी तौर पर आपका मुआहिदा ना होता तो ये आप इसको 180 से ऊपर जा सकते थे, और अगर आपके IMF से बातचीत नहीं बनती तो आप इसको 200 तक भी जाते हुए देख सकते हैं, क्योंकि हमारे रिजर्व तेजी से कम हो रहे हैं। हमने बहुत ज़्यादा डेट्स पेमेंट्स करनी है इस बार, ठीक है, और हमें फौरी तौर पे बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है। हमारा जो रिजर्व है ये कवर 3 महीने से ज़्यादा का नहीं कर रहा है, एक्सपोर्ट कवर। हमारी एक्सपोर्ट ज़्यादा है, हमारी इंपोर्ट्स बहुत कम है, हमारा ट्रेड डेफिसिट भी काफी ज़्यादा है। एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हैं आपकी, एक्सपोर्ट्स कम है आपकी, इंपोर्ट ज़्यादा है। इंपोर्ट ज़्यादा है, हमारी इंपोर्ट बिल जो है बहुत हमारी वाइडन होता जा रहा है सर। आपका ट्रेड डेफिसिट आप देखें तो बहुत बढ़ता ही चला जा रहा है, ऑलमोस्ट 100% बढ़ रहा है। हमारी जो पूरी इकोनॉमी वो इंपोर्ट बेस्ड बन चुकी है। हमारे यहाँ जो आप समझ लें कि बिल्ली के जो खाना है वो भी बाहर से आ रहा है, हम लोग अपने जानवरों। इसके ऊपर तो मैं बहुत ज़्यादा बात कर चुका हूँ कि आप किसी भी शॉपिंग मॉल के किसी भी आप चले जाएं ग्रॉसरी स्टोर, आपको एक अलग से पूरा सेक्शन मिलेगा
रैक्स बने हुए हैं और उनको क्या डेकोरेट किया हुआ है। Exactly. सारे के सारा इन बाकी जानवरों जो को आपकी बात थी, तो जहां तक मेरा ख्याल है कि अब दुनिया बहुत ज्यादा तब्दील हो चुकी है। अब जो आपकी जो इकोनॉमी है वो बड़ी हद तक फाइनेंस मिनिस्ट्री से ज्यादा अब आपकी फॉरेन मिनिस्ट्री से ज्यादा अटैच हो चुकी है। एग्जैक्टली अच्छा, ये कल मैं यही बात कर रहा था लेकिन वो अंडरस्टैंड नहीं हो पा रहा था कि फॉरेन मिनिस्ट्री और फाइनेंस मिनिस्ट्री में क्या रिलेशन है। ये अब ये रिलेशन है, अगर आप देखेंगे ओवरऑल पाकिस्तान जिस जियोग्राफिक सिचुएशन में रह रहा है, हमारी अफगानिस्तान के साथ जब भी चेंज आया है अफगानिस्तान में इतना बड़ा 15 अगस्त के बाद से, ये खत्ते की जो है सियासत और जियो पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत ज्यादा चेंज हो चुकी है। अब हमें पॉलिटिकल फ्रंट पे बहुत कुछ करने की जरूरत है। आप देखें IMF की हमने ऑलमोस्ट सारी कंडीशंस फुलफिल कर दी हैं, सिर्फ एक कंडीशन रह गई है। ये प्योरली एक पॉलिटिकल डिसीजन है जहां तक मैं समझता हूँ, क्योंकि बड़ी ताकतों ने आपको रोक के रखा हुआ है और आपको प्रेशर करते रहेंगे जब तक आप उनकी बात नहीं मानेंगे। देखिए अगेन वही बात आती है कि प्रेशर ग्रुप्स आपके ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर हैं बल्कि पाकिस्तान के बाहर भी आपके प्रेशर ग्रुप्स मौजूद हैं और उनकी नज़रें हैं पाकिस्तान के अगेन असासों के ऊपर, पाकिस्तान की जो सॉवरेनिटी है उसके ऊपर। तो डेफिनेटली वो आपको इतना आपको प्रेशराइज करेंगे कि आप गलत डिसीजन लेकर बैठ जाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली फ़ायदा किसका होगा और नुकसान किसका होगा। डेफिनेटली यही मेरा कहने का मकसद है कि गवर्नमेंट को बहुत कुछ करने की जरूरत है, ना सिर्फ फाइनेंस मिनिस्ट्री पे बल्कि फॉरेन मिनिस्ट्री पे ज़्यादा काम करने की जरूरत है, क्योंकि हमारे ताल्लुकात हम देख रहे हैं, हम रीजन में तकरीबन हम अकेले होते जा रहे हैं। सऊदी अरेबिया से हमारी इतनी दूरियां कभी भी नहीं थी। इससे पहले जब हम जब इस बार हैं, जब हम आपको पता है मलेशिया की तरफ हमने एक शिफ्ट मारा था, फिर वो चीज रह गई, फिर चाइना भी हमसे थोड़ा खिंचा नजर आ रहा है और टर्की भी इसी तरीके से खिंचा हुआ है। फिर दूसरी तरफ जब अमेरिका की हम बात करते हैं तो बहुत अफसोस की बात है कि बाइडेन साहब ने अभी तक कॉल नहीं की है, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान से जो भी अपने मुतालबात है अब डायरेक्टली खुद बात नहीं कर रहा, अब वो सऊदी अरेबिया के थ्रू भी हम पे कन्वे कर रहा है। ये सारी चीज़ें होती हैं, ये बहुत क्लियर इंडिकेशन है। और दूसरी तरफ आप शायद भूल रहे हैं कि यूरोपीय यूनियन ने जो हमें GSP प्लस का स्टेटस दे रखा है, उसके ऊपर भी उन्होंने हमारे ऊपर एक वॉच तलवार लटकाई हुई है, जैसे वॉच डॉग है ना वो आपका। एग्जैक्टली, तो ये सारी चीजें इनको दूर FATF के मामलात हैं वो आपके बिल्कुल एज अ वॉच डॉग आपके ऊपर बैठे। और IMF ने कभी भी इतनी तलखी नहीं थी। IMF के प्रोग्राम में हम जाते थे, कभी भी IMF ने इतने नखरे नहीं किए जितने इस बार किए। और IMF के साथ हम बहुत आराम से हमारी डील्स हो जाती थी, लेकिन इस बार जितना उन्होंने तवील किया और कोई रिलैक्सेशन नहीं दे रहे हैं और पाकिस्तान को, ये सारी चीजें जो है उसी तरफ जा रही हैं कि हमें फॉरेन मिनिस्ट्री की साइड पे कुछ करने की जरूरत है, बहुत कुछ करने की जरूरत है। हमें अमेरिका से अपने ताल्लुकात को रिविजिट करने की जरूरत है और हमें दुनिया के साथ। मतलब आप क्या समझते हैं कि क्या ये सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑब्वियसली स्टेक होल्डर्स तो इसके अंदर इन्वॉल्व रहेंगे, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को कितना विजिलेंट एक किरदार अदा करना चाहिए इसके अंदर कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो भी बेहतर हो सके, और उसी की बेस के ऊपर ही ऑब्वियसली क्योंकि वो रिलेशनशिप्स डेवलप कर रहा होता है दूसरे कंट्रीज़ के साथ, तो वो ही हमारे ताल्लुकात को ज़्यादा बेहतर कर सकता है। क्या आप क्या समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब क्या किरदार अदा कर सकते हैं? नहीं, डेफिनेटली इमरान खान साहब इज अ लीडर ऑफ अ टीम और पूरे पाकिस्तान के एक उनकी पर्सनैलिटी का करिश्मा है, दुनिया उनकी बात सुनती है। वो जब भी स्पीच करते हैं या कोई किसी बड़े लीडर से बात करते हैं तो डेफिनेटली उनको अपना किरदार पहले से ज़्यादा अदा करना पड़ेगा और बहुत एक्टिवली परफॉर्म करना पड़ेगा फॉरेन साइड के ऊपर, फॉरेन मिनिस्ट्री के ऊपर काफ़ी ज़्यादा मेरे ख्याल में तवज्जो की ज़रूरत है, तवज्जो की भी ज़रूरत है बहुत ज़्यादा कि इस पे काम करें। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखें हमारे जो मामलात हैं ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर की अगर ख़ास तौर पर बात करें, जो इंटरनल मामलात हैं हमारे यहाँ, ये जो चपकलिश है, जो ये सिचुएशन डेवलप होती है, पॉलिटिकल सिचुएशन डेवलप हो जाती है, इस तरह की चीज़ों से हमारा जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो बहुत मुतासिर होता है। एक ख़बर के ऊपर स्टॉक मार्केट ऊपर चली जाती है, दूसरी ख़बर के ऊपर नीचे आ जाती है। फ्रंटियर मार्केट में है इस वक्त पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है काम होने के हवाले से, लेकिन उस तरीके से काम नज़र नहीं आ रहा जिस तरीके से दिसंबर, जिसको कहते हैं कि दिसंबर का जो इख्तिताम होता है, बड़ी ज़बरदस्त मार्केट रहती है हमेशा। जी बिल्कुल ऐसा होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2 इंसिडेंट्स हो गए हमारे साथ कि हम फ्रंटियर मार्केट में आ गए डेवलपिंग मार्केट से निकलकर, तो इसकी हमने बहुत हैवी सेलिंग देखी। कल के अगर आपने नंबर देखो FIPLIP के तो काफ़ी ह्यूज सेलिंग थी फॉरेनर्स की, और इस साल मैं आपको अगर बताऊं तो कल तो इन्होंने $61 मिलियन की सेलिंग की। इस साल अब तक $434 मिलियन की सेलिंग कर चुके हैं फॉरेनर्स। और एक और में अगर बहुत हैवी नंबर्स हैं, बहुत ज़्यादा आउटफ्लो हो रहा है पाकिस्तान से, जिसका डॉलर पे भी फर्क पड़ा है। अगर आप 2000 क्या समझते हैं ये कुछ
ट्रस्ट डेफिसिट नज़र आ रहा है। ट्रस्ट डेफिसिट की बात नहीं है, बात अपॉर्चुनिटीज़ की है। कोई भी इन्वेस्टर होता है कहीं भी वो अपॉर्चुनिटीज़ देखता है। हमारा रुपया जिस तरह से डेप्रिसिएट हो रहा है, उसके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, ये चीज़ें फिर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है। मैंने फिर बताया कि जियोपॉलिटिकली इसका बहुत असर पड़ता है। आपने पॉइंट एक उठाया है कि अपॉर्चुनिटी की बात है। बहुत अच्छी आइटम्स जो हैं इस वक्त स्टॉक मार्केट में, बहुत माइनर प्राइसेस, बल्कि वो पेनी स्टॉक्स बन गए हैं, बहुत बड़ी आइटम्स। तो अपॉर्चुनिटी तो है, क्या फॉरेन इन्वेस्टर इतना सेलिंग क्यों कर रहा है फिर? देखिए, फॉरेन इन्वेस्टर की जो सेलिंग थी उसके मैंने आपको बताया कि हम फ्रंटियर मार्केट में आ गए, ठीक है, इस वजह से उनकी सेलिंग थी। अब अपॉर्चुनिटी जनरेट होंगी, अब उम्मीद है कि फॉरेनर हमारी मार्केट में बाइंग करेगा। आपने देखा होगा कि आज जो मार्केट बढ़ी है, कुछ थोड़ा सा उसके अंदर नजर आया। इसके अंदर अगर आप देखें 3 स्टॉक जो है हमारे, लकी सीमेंट, HBL, UBL, इनकी जो कंट्रीब्यूशन है 99 पॉइंट से ज्यादा की इनकी प्लस कंट्रीब्यूशन है आउट ऑफ 200 पॉइंट। तो लोगों का सेंटिमेंट भी बढ़ रहा है और समझ भी आ रही है। लेकिन अगेन शरीयत बात ये है ना कि कुछ दिनों की बात होती है। जैसे अभी सीमेंट सेक्टर में पिछले 3 दिन से हम देख रहे हैं कि सीमेंट सेक्टर में काम हो रहा है, तो यही 3 दिन 4 दिन हफ्ता काम कर लेगा सीमेंट सेक्टर, लेकिन एक वो फ्लो नज़र नहीं आता है कि जैसे कहते हैं ना कि एक कंसिस्टेंट चीज़ नज़र आती है कि 6 महीने तक आपका ये सेक्टर परफॉर्म कर रहा है। वो चीज़ नज़र नहीं आ रही, वो चीज़ मिसिंग है। एक कंसिस्टेंट तो जब नजर आएगी जब हमारी पॉलिसीज कंसिस्टेंट होगी। अच्छा, अभी अनफॉर्चुनेटली हमारी पॉलिसीज भी थोड़ी सी जो है उनमें थोड़ी मुस्तकिल मिजाजी नहीं है, जिसका असर हम वक्तन फवक्तन स्टॉक मार्केट में भी देखते रहते हैं, सेलिंग आती रहती है। लेकिन चूंकि हमने देखा कि काफी ज्यादा वर्ल्ड कमोडिटी प्राइसेस से ये चीजें लिंक थी। कोल प्राइसेस नीचे आई हुई है, बिल्कुल। कोल प्राइसेस ने अगर आप देखें आज से 8 महीने $70 से इन्होंने चलना शुरू किया, $230 तक जा चुकी थी। 200 किसने सोचा था कि कोल प्राइसेस $230 तक जा चुके हैं। तो उसके बाद आप दोबारा 117 पे आए, तो फिर दोबारा अपॉर्चुनिटीज जनरेट हुई हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं, इनको देखना पड़ता है। पॉजिटिवली भी देखें तो चीजें अब नीचे आई हैं, तो भी अब इनमें चांस बनेगा। अगर यहाँ पे मेंटेन रहती हैं ये प्राइसेस, क्रूड अगर ये 60-65 के पास अगर रहता है, तो जैसे हमने हिसाब लगाया हुआ है कि तकरीबन 17 अरब डॉलर तक की हमारी ऑयल का बिल होगा इस साल के आखिर में, अगर यहीं रहती हैं। लास्ट ईयर हमारा तकरीबन $10 बिलियन का बिल था ऑयल का। तो ये चीज़ें फिर इससे इंसान पॉलिसीज भी बनाता है, इन्वेस्टर भी सोचता है। अब क्या समझते हैं कि जो हमारा जो डॉलर है वो कहाँ अब यहाँ पर रुक जाएगा, या अभी भी कुछ वेरिएशन रहेगी इसके अंदर, कुछ स्पेकुलेशन रहेगी इसके अंदर? देखिए, अगर आप रेट देखते हैं, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, तो वो उसके हिसाब से तो तकरीबन 165 के आसपास होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। इसके ऊपर तो हम बहुत ज्यादा बात कर चुके हैं पहले। फिर इसमें कुछ और भी अवामिल हैं जिसमें जो इसको स्पेकुलेशन कर रहे हैं, जो उसके अंदर स्मगल हो रहा है, दूसरी चीजें। स्मगलिंग तो अब काफी हद तक कंट्रोल हो गई है। एग्जैक्टली। और फिर गवर्नमेंट ने कुछ कट्स भी लगाए हैं। आपको पता होगा कि जो इंपोर्टेड गाड़ियां थी, जो हैवी गाड़ियां, उनको रोका है, उनका इम्पैक्ट तो मुकम्मल तौर पे रोक दिया। अब उसका इम्पैक्ट आप देखेंगे नेक्स्ट क्वार्टर से आएगा, जनवरी से इसका इम्पैक्ट आप देखेंगे हमारी मार्केट में। तो उम्मीद की जा सकती है, इसके ऑयल भी नीचे आया है और गवर्नमेंट ने कुछ मेजर्स भी लिए हैं। स्टेट बैंक ने भी अब कुछ मेजर्स लिए हैं कि लाइक आप 500 से ज्यादा आप डॉलर विड्रॉल नहीं कर सकते। तो उसका इम्पैक्ट आप इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वार्टर में देखेंगे, और हमें लग रहा है कि US डॉलर। ठीक है। अच्छा, मुझे लास्ट में प्रोग्राम, अब मुझे कंक्लूजन की तरफ जाना है। स्टॉक मार्केट की अगर हम सूरत हाल की बात करते हैं, तो आज तो 296 पॉइंट्स, कुछ वॉल्यूम्स भी नज़र आए। डे फॉर येस्टरडे वॉल्यूम्स तो कम थे, लेकिन 100 इंडेक्स ऊपर था। अब क्या देखते हैं कि वॉल्यूम्स ज़्यादा ज़रूरी हैं यहाँ पर, या 100 इंडेक्स के नंबर्स बढ़ जाना ज़्यादा ज़रूरी है? देखिए, दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं मार्केट में। कल जो हमने देखा कि तकरीबन 410 मिलियन शेयर्स का काम हुआ, वो एक इवेंट ड्रिवन वो एक इवेंट था जिसकी वजह से सेलिंग इतनी थी। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ ना आपको, आप चीज़ को पिक करें कि कोई इवेंट टुक प्लेस तो मार्केट ऊपर, बिल्कुल इवेंट नहीं है तो मार्केट ठंडी है। बिल्कुल। अब चूँ आप देखेंगे कि मार्केट आगे बढ़ेगी इंशाल्लाह, जो कॉन्फिडेंस आएगा तो फिर आप वॉल्यूम से मार्केट के अंदर आएगा। तो अब चूँ जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ती रहेंगी तो इंशाल्लाह जरूर हमारी मार्केट में आप वॉल्यूम भी देखेंगे। अभी इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस। कल की मार्केट कैसी देख रहे हैं? कल और परसों 2 दिन 3 सेशंस हैं, फ्राइडे के 2 सेशंस होंगे। कल की मार्केट आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, अगर आप टेक्निकली अगर देखें तो मार्केट जो है 45,100 से लेके 45,700 इस वीक में हम मार्केट को देख रहे हैं कि मार्केट यहीं रहती है। और अगर मार्केट ने 45,700 ब्रेक कर दिया तो उसके बाद जो है मार्केट 46,700 के लेवल तक भी जा सकती है। और फर्दर अगर 46,700 इससे ब्रेक किया तो मार्केट बुलिश ट्रेंड के अंदर आ जाएगी। और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ईयर एंड तक मार्केट थोड़ी बेहतर रहेगी। ये हफ्ता मार्केट का काफ़ी बेहतर हम देख रहे हैं।
उसके बाद फिर एक बड़ा इवेंट होने वाला है, आपको पता है कि मॉनेटरी पॉलिसी जी 14 दिसंबर को, 14 दिसंबर को। तो बहुत सारी चीजें उसके ऊपर डिपेंड करती हैं। अभी तक मार्केट हमारे हिसाब से 50 बेसिस पॉइंट जो है मार्केट ने एक्सेप्ट कर लिया कि अगर इससे ज्यादा होता है तो फिर हम मार्केट में फिर सेलिंग। अच्छा, मैं लास्ट में एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, जो हमारा फॉरेन इंडिविजुअल है और लोकल इंडिविजुअल है, इन दोनों में इस वक्त टग ऑफ वॉर जिसे कहते हैं ना, वो चल रही है। आप क्या समझते हैं कि ये रस्सी किसकी तरफ खिंचती हुई ज़्यादा नज़र आ रही है? नहीं, ऐसा कोई नहीं है कि कोई टग ऑफ वॉर है मैं इसको ऐसे। अब बाकी ये है कि हमारे जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं उनका वेटेज नो डाउट मार्केट में बहुत ज़्यादा है। यहाँ हमारे सारे फंड्स हैं जो लोकली काम कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, ये काम कर रहे होते हैं मार्केट के अंदर, तो हेवी वेटेज तो इन्हीं का ही है। और हमें यही लग रहा है कि लोकल इन्वेस्टर्स आएंगे, इसके साथ साथ फॉरेन इन्वेस्टर भी एक बहुत ज़रूरी एलिमेंट है। जब से मार्केट के अंदर आए तो मार्केट के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा मार्केट फेयर हो गई है और मार्केट ट्रांसपेरेंट हो गई है, और ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अपॉर्चुनिटीज़ हैं रीजन में, हमारी मार्केट इस वक्त भी सबसे ज़्यादा सस्ती है, हमारा पी रेशियो सबसे अच्छा है। फॉरेनर इस अपॉर्चुनिटीज़ को ही लेकर आ रहे हैं। इसी तरह फॉरेन हमारे जो लोकल ओवरसीज पाकिस्तानी भाई हैं वो भी अगर इस मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो वो भी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आ रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि इस मार्केट में काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया शरियार आपका, आज आपने वक्त दिया। अगेन नाज़रीन, 2-3 चीज़ें मैं लास्ट में कंक्लूड करना चाहूँगा। एक तो ये जो 2 वाक़यात हुए ना कि ख़ुदकशी के हवाले से, खुदारा वालिदैन अपने बच्चों की तरफ तवज्जो दें, और किसी भी तरीके से ख़ास तौर पर इस हवाले से कि घर के मामलात और ख़र्चे और इन चीज़ों के हवाले से बजाय इसके कि अपनी औलाद के ऊपर स्ट्रेस डालने के, परेशान करने के, और घर में मौजूद ख़वातीन ख़ास तौर पर मैं उनसे गुजारिश करता हूँ, अपनी तमाम जो हमारे घरों के अंदर मौजूद ख़वातीन हैं, जो बहनें हैं, माएँ हैं, बीवियाँ हैं, लोगों की एक दूसरे के आपस के साथ जो ताल्लुकात हैं, खुदारा अपने मामलात को इस हद तक मत लेकर जाइए कि किसी इंसान की आप लोगों के मामलात की वजह से जान चली जाए। हाँ, जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो डेफिनेटली सबको इस वक्त सब इस वक्त सफ़र कर रहे हैं। मेरी इंतहाई अदब के साथ गुजारिश है कि अल्लाह ताला के साथ रुजू करें, और अल्लाह ताला इंशाल्लाह आप लोगों के जो मामलात हैं वो ही हल कर सकेंगे। अगरचे सिचुएशन इज़ वर्स्ट, बट ये है कि मोमिन की शान है कि मोमिन मुसलमान मुसीबत में घबराया नहीं करते। क़ायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह का फरमान है, मुसलमान मुसीबत में घबराया नहीं करता है। इसके अलावा अगर मार्केट की बात करें तो मार्केट ऑब्वियसली हमने बताया, जैसे शरियार ने भी अपना पूरा इसके ऊपर एनालिसिस दिया, उनसे आपने बात सुनी। मुकम्मल तौर पर मैं मुत्तफ़िक़ हूँ इस चीज़ का कि मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटी है और मार्केट यहाँ से ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है। अभी अगले हफ्ते तक जब इस वीक का इख्तिताम होगा, नेक्स्ट वीक में जब मार्केट ओपन होगी तो मार्केट यकीनन पॉजिटिव नोट्स के ऊपर ओपन होगी, और इंशाल्लाह जैसे ही हमारी IMF के साथ जो भी मामलात अभी अगरचे 1 महीना बाकी है उसमें देखते हैं कि क्या सूरत हाल डेवलप होती है उस वक्त तक। अनटिल जी, अल्लाह ताला से उम्मीद और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और पाकिस्तान की मईशत फले फूले, पाकिस्तान तरक्की करे। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।